आज के इस क्लास में हम पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर 6 में जितना भी इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो सब आज के इस क्लास में करेंगे। और एक और क्लास और आएगा आपका जिसमें मेजर 6 से जो भी बचा खुचा और टॉपिक का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा उसमें सारा कंप्लीट हो जाएगा। एक ये क्लास है आज मेजर 6 का और एक कल आएगा। बस 2 क्लास में आपका सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया जाएगा। उसके बाद हम मेजर 7 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वुडरो विल्सन ने किया। अगला सवाल है, मेजर 5 में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच गया है वो आपका हम क्लास में ही करवा देंगे जब डिटेल में क्लास लेंगे। मेजर 5 में अभी भी कुछ टॉपिक पढ़ाना बचा हुआ है तो उसी में हम ऑब्जेक्टिव करवा देंगे मेजर 5 का। फिलहाल ये मेजर 6 का है। तो दूसरा क्वेश्चन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नीतियों का कार्यान्वयन। अगला सवाल है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द डिटेल्ड एंड सिस्टमेटिक एक्सिक्यूशन ऑफ लॉ किसका कथन है? ये जो कथन है ये किसका दिया हुआ है? तो ये कथन है एल.डी. वाइट का दिया हुआ है। अगला सवाल है आपका, आज हम उतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस कराने का मेरा टारगेट है, इसीलिए डिटेल में नहीं करेंगे। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर बता देंगे आपको, बस आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर कैसा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्ट प्लस साइंस दोनों। अगला सवाल है आपका, पॉस डी कॉर्ब किसने दिया? पॉस डी कॉर्ब किसने दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा गुलिक एंड अर्विक। अगला सवाल है आपका, पॉस डी कॉर्ब का पी किसे दर्शाता है? पॉस डी कॉर्ब का ये जो पी है ये किसे दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पी फॉर प्लानिंग। अगला सवाल है आपका, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस का संबंध कैसा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परस्पर संबंधित। अगला सवाल है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीति बनाना और लागू करना दोनों। अगला सवाल है आपका, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार की गतिविधि है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कलेक्टिव मतलब सामूहिक। अगला सवाल है आपका, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है वेलफेयर स्टेट बनाना। अगला सवाल है आपका, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का महत्व सबसे अधिक कब बढ़ा? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है, वेलफेयर स्टेट की सफलता किस पर निर्भर है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर निर्भर है। अगला सवाल है आपका, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का मुख्य उद्देश्य है, तो इनमें से कौन सा है ये आपको बताना है। तो मुख्य उद्देश्य है ये प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट कमाना। अगला सवाल है, पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में अंतर किसका है? पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में अंतर किसका है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, उद्देश्य का भी है, पॉलिटिकल कंट्रोल का भी है और लॉ के पालन का भी है। जब हम मेजर 6 का क्लास करेंगे ना तो उसमें डिटेल में आपको ये सब के बारे में पढ़ाएंगे। फिलहाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बस आप देख लीजिए। अगला सवाल है आपका, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक विशेषता है, तो क्या है? तो है पॉलिटिकल कंट्रोल। अगला सवाल है आपका, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन किसके प्रति उत्तरदायी है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मालिक या शेयर धारक।
अगला सवाल है आपका, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन दोनों में समानता क्या है? तो इसका सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, ये तीनों है दोनों में। सही है। तो अगला सवाल है आपका, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का महत्व क्यों बढ़ रहा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ये सब हो जाएगा, बढ़ती जनसंख्या, वेलफेयर फंक्शन, ग्लोबलाइजेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है आपका, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मुख्य फोकस क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पब्लिक इंटरेस्ट। अगला सवाल है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे बड़ा अंतर है? तो अंतर है इसका ऑब्जेक्टिव, इसका जो उद्देश्य है बस यही एक अंतर है। अगला सवाल है आपका, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एनपीए की शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर है 1960। 1960 में एनपीए की शुरुआत हुई। अगला सवाल है आपका, एनपीए सम्मेलन कहाँ हुआ? तो वो हुआ आपका मिनोब्रुक में। अगला सवाल है, एनपीए का मुख्य नारा क्या था? एनपीए का मुख्य नारा था इक्विटी एंड चेंज। अगला सवाल है आपका, एनपीए का फोकस क्या है? तो एनपीए का फोकस है इक्विटी एंड सोशल जस्टिस। अगला सवाल है आपका, डूइट वर्ल्डो किससे जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल है आपका, एनपीए किसे महत्व देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सोशल चेंज, सामाजिक चेंज को एनपीए महत्व देता है। सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज को हिंदी में बोलेंगे सामाजिक परिवर्तन। अगला सवाल है आपका, एनपीए का एक उद्देश्य है, तो इनमें से कौन सा है आपको बताना है? तो ये है ऑप्शन बी, रेलिवेंस। अगर आपको ये हिंदी में नहीं, इंग्लिश में ये नहीं समझ में आ रहा है ऑप्शन, तो आप इसको गूगल से जा करके ट्रांसलेट करके इसका मतलब भी जान सकते हैं कि हिंदी में इसका क्या मतलब होता है। अगला सवाल है, एनपीए पारंपरिक प्रशासन से अलग क्यों है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोशल इक्विटी पर जोर देता है, इसीलिए अलग है। एनपीए का नारा एडमिनिस्ट्रेशन फॉर, तो यहाँ पे बताना है एडमिनिस्ट्रेशन फॉर किसके लिए एनपीए का नारा था? तो एडमिनिस्ट्रेशन फॉर पीपल के लिए, लोगों के लिए। अगला सवाल है आपका, एनपीए ने किससे ज़्यादा महत्व दिया है? तो इक्विटी को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। इक्वालिटी है ये लिखा हुआ, इक्विटी नहीं है, इक्वालिटी है, मतलब समानता। समानता को ज़्यादा महत्व दिया है एनपीए ने। अगला सवाल है आपका, ग्लोबलाइजेशन का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर मुख्य प्रभाव क्या है? जिसका सही आंसर हो जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन, ये तीनों है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला सवाल है आपका, ई गवर्नेंस किसका परिणाम है? तो ई गवर्नेंस ग्लोबलाइजेशन प्लस आईसीटी का परिणाम है। अगला सवाल है आपका, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक किससे संबंधित है? डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप कमेंट में बताइएगा। तो किससे संबंधित है ये? तो ये है ग्लोबल गवर्नेंस से संबंधित। अगला सवाल है आपका, ग्लोबलाइजेशन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या बदलाव आया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकाउंटेबिलिटी बढ़ी। अगला सवाल है आपका, गुड गवर्नेंस की अवधारणा कब प्रमुख हुई? इसका आंसर है 1990 में प्रमुख हुई। अगला सवाल है आपका, ग्लोबलाइजेशन ने किसको बढ़ावा दिया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, तीनों है आपका सही। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, उपयुक्त सभी, इन सब को बढ़ावा दिया ग्लोबलाइजेशन ने। अगला सवाल है, ग्लोबलाइजेशन का एक नकारात्मक प्रभाव है, तो वो क्या है? वो है रीजनल इनइक्वालिटी। अगला सवाल है आपका,
थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली किससे संबंधित है? तो वो है आपका ग्लोबलाइजेशन से संबंधित। अगला सवाल है आपका ग्लोबलाइजेशन से प्रशासन अधिक किसके साथ जुड़ा? तो वो है आपका इंटरनेशनलिज्म। अगला सवाल है आपका ब्यूरोक्रेसी का सिद्धांत किसने दिया? तो वो दिया मैक्स वेबर ने, मैक्स वेबर। अगला सवाल है आपका मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी का आधार क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रेशनल लीगल अथॉरिटी। साइंटिफिक मैनेजमेंट किससे जुड़ा है? इसका सही आंसर हो जाएगा टेलर, इसी से जुड़ा हुआ है साइंटिफिक मैनेजमेंट। अगला सवाल है आपका एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट का सिद्धांत किसने दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा फेयल ने दिया था। अगला सवाल है आपका फेयल ने प्रबंधन में कितने सिद्धांत दिए? तो वो है 14। उन्होंने 14 सिद्धांत दिए थे। अगला सवाल है आपका डिसीजन मेकिंग अप्रोच किससे जुड़ा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हर्बर्ट साइमन। अगला सवाल है आपका साइमन ने किस अवधारणा पर बल दिया? तो उन्होंने रेशनलिटी पे बल दिया था। अगला सवाल है आपका बिहेवियर अप्रोच की शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर है 1940 में हुआ था। अगला सवाल है आपका ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट किससे जुड़ा है? इसका सही आंसर हो जाएगा एल्टन मेयो। अगला सवाल है आपका एल्टन मेयो ने किस प्रयोग से निष्कर्ष निकाला? इसका सही आंसर हो जाएगा हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट। अगला सवाल है आपका कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन CPA का उदय कब हुआ? तो वो 1950 से 1960 के बीच में हुआ था। अगला सवाल है आपका कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप CAG किस देश में बना? तो वो है USA में CAG बना था। अगला सवाल है आपका FW रिग किससे जुड़े हैं? तो FW रिग कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल है आपका रिग का प्रसिद्ध मॉडल कौन सा है? तो रिग का प्रसिद्ध मॉडल है प्रिस्मेटिक साला मॉडल, ये है प्रसिद्ध मॉडल। अगला सवाल है आपका डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगला सवाल है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अकाउंटेबिलिटी का मतलब है? तो क्या मतलब है? जिम्मेदारी और जवाबदेही। अगला सवाल है आपका गुड गवर्नेंस की अवधारणा किस संगठन ने लोकप्रिय की? तो वो है आपका वर्ल्ड बैंक। अगला सवाल है आपका गुड गवर्नेंस का एक तत्व है, तो क्या है? तो वो है ट्रांसपेरेंसी। अगला सवाल है आपका सिटीजन कैरेक्टर किससे जुड़ा है? तो सिटीजन कैरेक्टर गुड गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल है आपका RTI एक्ट मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI का फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, किस सिद्धांत को मजबूत करता है? तो वो है आपका ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अगला सवाल है आपका ई गवर्नेंस का एक लाभ है, तो ई गवर्नेंस का क्या लाभ है? तो वो है आपका ट्रांसपेरेंसी। ई गवर्नेंस की विशेषता है, तो क्या है विशेषता? तो वो है आपका डिजिटल एंड ऑनलाइन सर्विस।
अगला सवाल है आपका, ग्लोबलाइजेशन में के प्रभाव से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या हुआ? अधिक इंटरलाइजेशन हुआ, इंटरनेशनल हुआ। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। पीपीपी का फुल फॉर्म है ये, किससे जुड़ा है? तो पीपीपी किससे जुड़ा हुआ है? तो ग्लोबलाइजेशन एंड गवर्नेंस रिफॉर्म से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल है आपका 65 नंबर क्वेश्चन है, डिजिटल डिवाइड किसका नकारात्मक पहलू है? तो वो है ई गवर्नेंस का। ई गवर्नेंस का नकारात्मक पहलू है। अगला सवाल है आपका, भारत में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्वरूप कैसा है? तो वो है फेडरल और प्लस में पार्लियामेंट्री। फेडरल और पार्लियामेंट्री दोनों है। अगला सवाल है, भारतीय प्रशासन में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो सबसे बड़ी चुनौती है करप्शन, मतलब भ्रष्टाचार। अगला सवाल है आपका, भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंग्लिश में इसको आईएएस बोलते हैं, आईएएस का गठन कब हुआ? तो वो 1950 में हुआ था। अगला सवाल है आपका, पंचायत राज प्रणाली किस समिति से जुड़ी है? तो वो है आपका बलवंत राय मेहता कमेटी, जो कि 1957 में लाया गया था, इससे जुड़ा हुआ है। अगला सवाल और इस क्लास का आखिरी सवाल है, गुड गवर्नेंस इन इंडिया को किस शब्द से जोड़ा जाता है? गुड गवर्नेंस जो कि इंडिया में है वो किस शब्द से जोड़ा जाता है? तो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, इस शब्द से जोड़ा जाता है। तो बस आज की इस क्लास में बस 70 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए थे। अब अगला जो भी टॉपिक बच गया है उस पे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और लेकर के आएंगे। कल हम पूरा मेजर 6 भी कंप्लीट करवा देंगे, तो उस क्लास को भी आप सब जरूर अटेंड करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, क्योंकि आप वीडियो को जितना से जितना शेयर करेंगे, देखेंगे, क्लास अटेंड करेंगे, हम उतने ही ज़्यादा क्लास लेकर के आएंगे। अगर वीडियो नहीं देखेंगे आप लोग तो हम क्लास लेकर के नहीं आएंगे प्रैक्टिस क्लास पे, सीधा एक डिटेल क्लास करवा देंगे, बस उतना ही करेंगे। तो आज की इस क्लास में हम आप लोगों को बस सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाए और आंसर ही बताए हैं, लेकिन जब इसका मेजर 6 का क्लास लेंगे तो डिटेल में आपको बताएंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सब बताएंगे। इसमें तो बस ऐसे ही क्वेश्चन और आंसर बता दिए हैं। तो चलिए धन्यवाद, क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा